हेलो दोस्तों, सोच रही हूँ कि आज आप लोगों को एक राज की बात बताई ही तो राज की बात ये है कि जो आर्टिकल 21 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। और वो आज मैं यहाँ आपको ऐसे समझाऊँगी कि कोशिश करोगे ना तो भी नहीं भूल पाओगे। ठीक है, तो ये बात किसी को बताना मत। अब हमारे और तुम्हारे बीच की बात है। तो आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज़ राइट टू लाइफ। तो ये भी किसी को मत बताना कि इसकी शुरुआत जो हमने की थी वो हमने इसके टेक्स्ट से की थी। तो आइए सबसे पहले हम पढ़ेंगे आर्टिकल 21 का टेक्स्ट, जो कहता है नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। पहली चीज़ क्या कह रहा है ये? नो पर्सन, यानी कि ये सिर्फ सिटीज़न ओरिएंटेड नहीं है, ये है फॉरेन नेशनल्स हों चाहे इंडियन सिटीजन्स हों, ये दोनों को बराबर पे रखता है। ठीक है, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी, यानी कि कोई भी हो जो इस देश में है एट प्रेजेंट, तो स्टेट को यह हक नहीं बनता है कि उनको डिप्राइव करे, किससे? उनकी लाइफ और पर्सनल लिबर्टी से। अब ये तो हो गया भाई मेरी लाइफ मेरी मर्जी, मैंने इसको गोली मार दी, ये कोई बात हुई? ऐसे नहीं चलेगा। तो इसके लिए एक एक्सेप्शन लगाया हुआ है, वो क्या है? एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। जो प्रोसीजर के द्वारा लॉ है, एस्टेब्लिश्ड है, उसके अगेंस्ट में नहीं जा सकते हो आप ये कह के कि मेरी ज़िंदगी, माई लाइफ माई रूल्स। नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। यू हैव टू फॉलो द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। अब हमें इसमें खासा चीज़ें पढ़ने की क्या है? पहली बात कि अब लाइफ और पर्सनल लिबर्टी है क्या? भाई ये भाई बंदूक उठा के किसी को भी मार नहीं सकते। दूसरा, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ क्या है? कोई भी लॉ बना के किसी को भी कुछ भी करने से रोक तो नहीं सकते हैं ना। तो अब लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी क्या है और प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ क्या है, ये दो चीज़ें हैं जो कि पढ़ने की हैं। तो इसके लिए भी हमें दो कॉन्सेप्ट पढ़ने पड़ेंगे, एक है ड्यू प्रोसेस, दूसरा है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। तो इन दोनों को समझने के लिए भी हमें दो केस लॉज पढ़ने पड़ेंगे। सो लेट्स बिगिन फर्स्ट विद द केस लॉज। तो इसके अंदर दो मेजर लैंडमार्क केस लॉज हैं, वो हम पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज़ A.K. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। इन दिस केस व्हाट हैपेंड, एक कम्युनिस्ट लीडर थे भाई साहब हमारे A.K. गोपालन जी। तो उन्हें क्या कर दिया था? डिटेन कर लिया गया था। ठीक है, कैद कर लिया गया था, उन्हें रोक दिया गया था। तो अब उन्होंने पूछा कि क्यों कर रहे हो ऐसा, हमारी क्यों सिविल लिबर्टी को हैम्पर कर रहे हो? तो उन्होंने कहा भाई हम तो करेंगे, ठीक है, हम तो करेंगे, हमारी मर्जी। तो वो जो थे वो चले गए सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में गए तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लॉ से कर रहे हैं, इट इज़ बीइंग डन एज पर द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। तुम कौन होते हो लॉ पे सवाल उठाने वाले, भागो यहाँ से। तो उन्होंने कह दिया कि उन्होंने जो किया है वो बिल्कुल सही किया है। तो इस केस में भाई हमारी कोर्ट फॉलो करती थी प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ को। ठीक है, उसके बाद आता है मनेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। मनेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में क्या हुआ? इस केस में मनेका गांधी जी का पासपोर्ट इम्पाउंड करा दिया गया था। ठीक है, भारी भरकम शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, इम्पाउंड। इसका मतलब होता है जब्त। मनेका गांधी जी का पासपोर्ट जब्त कर लिया गया था। उन्होंने पूछा क्यों कर रहे हो? तो बोले नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताओगे भाई? जनरल पब्लिक का इंटरेस्ट है इसलिए नहीं बताएंगे। तो मनेका गांधी जी ने भी फिर रिट पेटिशन फाइल की अंडर आर्टिकल 32, गई कोर्ट में कि ये क्या है भाई साहब, ऐसे कैसे चलेगा? तो कोर्ट ने कहा देखो बात तो तुमने की है गलत, ठीक है, ऐसे नहीं होता है। कि बोले A.K. गोपालन में भी ऐसे क्या था? बोले हटाओ A.K. गोपालन को, हम ओवर रूल करते हैं A.K. गोपालन के केस को। तो A.K. गोपालन के केस को मनेका गांधी के केस में ओवर रूल कर दिया गया था। और इस जो केस है उसमें ऐसा कहा गया था कि लॉ शुड बी जस्ट फेयर एंड रीजनेबल। लॉ अगर जस्ट फेयर एंड रीजनेबल नहीं होगा तो दाल नहीं गलेगी। उसके बाद इन्होंने गोल्डन ट्रायंगल रूल भी दे दिया था कि बैठे हैं तो ये भी दे ही देते हैं। ठीक है, गोल्डन ट्रायंगल रूल क्या कहता है कि आर्टिकल 19, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21, ये तीनों जो हैं ये तीनों साथ के साथ आएंगे। तीनों भाई बहन हैं, इन्हें अलग करना जुल्म है। ठीक है, इन्हें अलग करोगे तो वो जुर्म माना जाएगा और ऐसा नहीं करना है। तो इसलिए गोल्डन ट्रायंगल रूल कहता है आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 21 गो हैंड इन हैंड। तो अब हम क्या पढ़ रहे थे?
हम पढ़ रहे थे ड्यू प्रोसेस एंड प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। तो ड्यू प्रोसेस क्या देखता है? ड्यू प्रोसेस देखता है वो जो देखा था हमने मनेका गांधी के केस में, कि लॉ जो है वो क्या होना चाहिए, जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल भी होना चाहिए और नॉन आर्बिट्री होना चाहिए। कि ऐसा नहीं चलेगा जस्ट बिकॉज कि ये रूल है तो हम ऐसा कर देंगे, नहीं, ये बात नहीं चलेगी, ये बात गलत है। तो इसका जो स्कोप है वो क्या है, वाइडर स्कोप है। और जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है ये इंडिया में पहले चलता था, किसके टाइम पे, O.K. गोपालन के केस के टाइम पे, कि जस्ट बिकॉज लॉ है और उसके चलते हमने कुछ कर दिया तो वो बात जो है वो सही ही रहेगी। ठीक है, इसका स्कोप जो था वो काफ़ी नैरो था। तो ये हमने देख लिया ड्यू प्रोसेस और प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ को। इससे हमारा एक जो है फंडा आर्टिकल 21 का वो हो गया क्लियर कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ क्या होता है। ठीक है, मूविंग ऑन, नेक्स्ट हम देखेंगे लाइफ एंड लिबर्टी, कि भाई लाइफ एंड लिबर्टी क्या हो रही है, सांसें ले रहे हो, धड़कनें चल रही है, ये हो गई लाइफ? नहीं भाई, ये तो ऐसे तो जानवर भी जी रहे हैं। तो एक बहुत ही जो लैंडमार्क केस लॉज है वो उसमें कहा गया था कि राइट टू लाइफ इंक्लूड्स द राइट टू लिव विथ ह्यूमन डिग्निटी। डिग्निटी के साथ जिएंगे, आए हैं तो इज्जत के साथ जिएंगे। ठीक है, परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन तीनों ज़िंदगी में होंगे तो ही ज़िंदगी अच्छे से चल सकती है। तो इसमें क्या कहा गया था कि ह्यूमन डिग्निटी के साथ जो लाइफ होती है वही सही मायने में लाइफ होती है। तो ऐसा नहीं है मियर एग्जिस्टेंस को आप लाइफ नहीं बोल सकते हो। फिर एक बहुत ही बड़ा केस लॉ आया था नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ऐसा कहा गया था कि जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन है वो एक एसेंशियल एट्रीब्यूट है आइडेंटिटी का और उसका डिनायल वायलेशन ऑफ डिग्निटी होगा। हर किसी को यह अधिकार है कि वो ये डिसाइड कर सकते हैं कि वो कौन है, अपना वजूद वो खुद डिसाइड करेगा, तुम क्यों करोगे। ठीक है, ऐसा कहा गया था नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में। नाउ विल स्टडी राइट टू डाई। आयरनी इज कि राइट टू लाइफ में हम पढ़ रहे हैं राइट टू डाई। ठीक है, तो पहला केस जिसमें आता है वो आता है ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का। इसमें क्या हुआ था कि एक वुमन और उसके हस्बैंड पे ऐसे कुछ इल्ज़ाम लगे थे that they have done abatement of suicide of their daughter-in-law. Okay, they created such circumstances that she had to commit suicide. So they said that right to life itself means right to die. कि अरे भाई ज़िंदगी है तो हमारी मर्जी, हम कब उस ज़िंदगी को ले लें, तुम कौन होते हो हमें बताने वाले, भाई कोर्ट क्यों बताएगी कि हमें कितना जीना है। तो उन्होंने ऐसा सोचा था कि हम ऐसा बोल देंगे, पर कोर्ट ने बोला कि नहीं, ये बात है तुम्हारी गलत, राइट टू लाइफ डज नॉट मीन राइट टू डाई। पर हाँ, इस केस में कोर्ट ने ज़रा सा हिंट ज़रूर दे दिया था कि राइट टू डाई विथ डिग्निटी को थोड़ा सा हिंट इस केस में दिया गया था, पर क्लियर कट नहीं कहा गया था। उसके बाद आता है अरुणा शानबॉग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस। इस केस में कोर्ट ने कहा था कि पैसिव यूथनेशिया को जो है कोर्ट ने अलाउ किया था। अब पैसिव यूथनेशिया क्या होता है, इसको पढ़ने के लिए अपन को 3 टर्म्स पढ़नी है। अभी एक टर्म हमें आगे वाले केस में काम आएगी, पर उसे भी मैं अभी पढ़ा ही लेती हूँ, पढ़ा रहे हो तो इकट्ठा ही पढ़ लो। ठीक है, पहला टर्म था पैसिव यूथनेशिया। पैसिव यूथनेशिया का मतलब क्या होता है, देखो अब कोई इंसान है जो कि खुद से चल फिर नहीं पा रहा है, उसको हर टाइम किसी न किसी सपोर्ट की ज़रूरत है। ठीक है, ऐसा इंसान जो है जो कि जिसका एग्जिस्टेंस ही किसी एक्सटर्नल सपोर्ट पे डिपेंड कर रहा है, सबसे पहले तो उस स्टेट को बोलते हैं परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट। ठीक है, पहले मैं आपको ये बता देती हूँ, उस स्टेट को बोलते हैं परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट। दूसरी चीज़ आ रही है आपको ऐसी स्टेट में, तो एक होता है कि हम उसे ऐसी कोई चीज़ दें जिससे कि उसकी डेथ कॉज हो जाए, या फिर हम उसे वो चीज़ जो हम नहीं इतने टाइम से दे रहे हैं जिसकी वजह से उसकी डेथ कॉज नहीं हो रही है वो देना बंद कर दें। तो पहला वाला जिसमें हम कुछ ऐसा दें जिससे उसकी डेथ कॉज हो जाए उसे कहते हैं एक्टिव यूथनेशिया। दूसरा, हम जो चीज़ें उसको दे रहे हैं सपोर्ट के लिए उसकी लाइफ की, वो देना बंद कर देंगे तो उसे कहते हैं पैसिव यूथनेशिया। ठीक है, तीसरा आता है लिविंग विल। ये काफ़ी ख़तरनाक कॉन्सेप्ट है। लिविंग विल में क्या होता है, देखो सुनना, कि एक इंसान है, ठीक है, उसको लग रहा है कि मैं बहुत ज़बरदस्त बीमार पड़ने वाला हूँ, तो मैं काम करता हूँ, मैं एक विल बना देता हूँ कि मैं जब बहुत ज़बरदस्त बीमार पड़ूँगा तो ये जो मेरे ज़बरदस्त करीबी लोग हैं वो ये डिसाइड करेंगे कि मुझे जो है वो पैसिव यूथनेशिया देना है कि नहीं देना है। ठीक है, अब बात ये हो जाती है कि उसको पहले से कैसे पता कि वो बीमार पड़ेगा, पर अब भाई कोर्ट है, कोर्ट ने कह दिया तो करना तो पड़ेगा ही। कि उसको पहले से बात पता पड़ जाएगी कि वो ज़बरदस्त बीमार पड़ने वाला है। किसी किसी केसेस में चलो पड़ भी जाता है, पर हर केस में थोड़ी पड़ेगा। अब किसी का एकदम से एक्सीडेंट हो गया और वो
परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में आ गया, वो कैसे बताएगा? वो कैसे अथॉरिटी देगा अपने रिश्तेदारों को कि तुम डिसाइड कर लेना मुझे कब मरना है? ठीक है, अरुणा शॉनबॉक का जैसे केस है, तो उनका हॉस्पिटल में असॉल्ट कर लिया गया था, तो उन्हें थोड़ी पता था मेरा असॉल्ट होने वाला और मैं परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में जाने वाली हूँ, जो अपनी लिविंग विल साइन करके जाएंगी। तो कोर्ट हमारा कभी कभी ऐसी बातें कर भी देता है, पर क्या करें, कुछ कर भी नहीं सकते, प्यार जो करते हैं। ठीक है, तो वही बात हो जाती है। तो हम अपने जो साथी संगी हैं उनको ये अथॉरिटी दे सकते हैं कि आप हम डिसाइड कर लो कि हमें कब पैसिव यूथनेशिया देना है। तो अब वापस से हमारे केस लॉस पे आ जाते हैं। अरुणा शॉनबॉक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें क्या कहा गया था कि पैसिव यूथनेशिया हाई कोर्ट अगर अप्रूव करता है तो पैसिव यूथनेशिया दिया जा सकता है। ठीक है, और हाई कोर्ट ने इसमें क्या किया था, एक मेडिकल जो टीम थी उसकी पूरी कमेटी बनाई थी, उन्होंने कहा था कि नहीं, इस केस में तो पैसिव यूथनेशिया की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो पेशेंट है वो ठीक है, उन्हें अभी एज इफ कोई नीड लग नहीं रही है, तो ऐसा हम नहीं करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में क्या हुआ था, राइट टू डाई विद डिग्निटी को एक फंडामेंटल राइट बताया गया था, और लिविंग विल का जो हमने अभी आगे कॉन्सेप्ट, पीछे कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, वो इसी केस में अलाउ किया गया था। ठीक है, तो ये बताता है कि राइट टू डाई जो है वो भी राइट टू लाइफ के अंदर आता है। तो हम राइट टू लाइफ पढ़ रहे हैं, तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि राइट टू डाई भी इसमें ही आता है। इसके अलावा भी कुछ लॉज हैं, केस लॉज हैं, जो कि सर्टेन राइट्स बताते हैं, जो कि राइट टू लाइफ के अंडर में आते हैं। मैंने आपको चार्ट दे रखा, अब एक एक मैं यहाँ पे पढ़ के बताऊँ। राइट टू प्रिवेसी, केस पुट्टस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, राइट टू शेल्टर। ठीक है, इसका कोई सेंस नहीं बनता है, तो एक बार इसको पॉज करके वीडियो को इन्हें पढ़ लीजिएगा। ये सर्टेन और राइट्स हैं जो कि आते हैं राइट टू लाइफ के अंडर में। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करने में शर्माइएगा मत, हिचकिचाइएगा मत। ठीक है, बेझिझक कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।